और सिर्फ अपने काले कानून के लिए वो कोशिश कर रही है कि जॉइंट सेशन बुलाए और इत्तेहादियों को बुलाए। लेकिन जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि अब बात इत्तेहादियों से आगे जा चुकी है, अब तो इनकी सफ़ों में जो इनके मेंबरान हैं वो इनसे तंग है, क्यों वह अपने हलके में जाने जैसे नहीं रहे। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, महंगाई ने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं दी जाती। इमरान नियाजी जिसने इस पार्लियामेंट से वोट लिया है, आज वो इस पार्लियामेंट से भाग रहा है। वो अपने लिए दोबारा सिलेक्ट होने के रास्ते तलाश कर रहा है और ईवीएम वही एक रास्ता है जो इमरान नियाजी को सूट करता है, क्योंकि अगर अवाम का वोट वो मांगेगा तो अवाम अब उसे वोट नहीं देगी। इसीलिए वो मशीनों का सहारा ढूंढ रहा है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप ना घबराएं असद उमर की धमकियों से, आप ना घबराएं, आप सच लिखें, आप सच रिपोर्ट करें, क्योंकि ये बात हकीकत है कि इमरान नियाजी की पॉलिसीज काबिल तनकीद हैं। अगर आप उस पर तनकीद करते हैं तो आप कुछ गलत नहीं करते। इमरान खान वो वाहिद वजीर आजम सिलेक्ट हुआ है इस मुल्क का जो बात सिर्फ फजूल करता है। उसने आज तक अवामी इंटरेस्ट में कोई बात नहीं की, और अगर मीडिया उसे रिपोर्ट करता है तो फिर मीडिया पर वो लोग तनकीद करते हैं। ये जुबाबंदी हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे लिए पार्लियामेंट का माइक बंद होगा तो हम मीडिया के सामने अपना केस रखेंगे और मीडिया के जरिए अवाम को बताएंगे कि कितनी ज्यादती कर रही है ये सिलेक्टेड हुकूमत लोगों के साथ। आप लोगों के आने का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूं, और एक आखिरी जुमला मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, ईवीएम से पहले तो हमें आरटीएस का मामला और मुअम्मा हल करना है। जब आरटीएस ही फेल हो गया तो ईवीएम कौन सा कामयाब होने जा रहा है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग किसी की धमकी से ना घबराएं। हमने मिलकर इस नाअहल और नालायक हुकूमत को घर भेजना है और हमें इस पूरे अमल में कोई भी चीज रोक नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। अमेरिका में भी, भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इंतखाबात होते हैं, या पाकिस्तान में भी 74 साल से हम देख रहे हैं एक दूसरे पे इल्जाम यही लगता है कि दांधी हुई है, तो क्या ईवीएम के बगैर साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? वो प्रेसिडेंट बुश का और अलगोर का इलेक्शन आपको याद होगा। अल्टीमेटली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फिर मैनुअल काउंटिंग पे आ गए थे। और आप ज़रा पढ़े लिखे आदमी हैं, ज़रा गूगल के पे रिसर्च कर लें कि दुनिया के 191 ममालिक हैं, 20 में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है, उन 20 में से भी 6 ने छोड़ दिया है। तो आप तनासब देख लें कि दुनिया में 151 मुल्कों में कितने मुल्कों में ईवीएम इस्तेमाल होती है। और जब लास्ट टाइम मैंने कहा था ईवीएम मशीन तो खुद कुछ नहीं करती, उसके पीछे जो मशीनरी बैठी है ना, हमें उससे इख्तलाफ है। वो मशीनरी अगर कानून और दायरे के अंदर रह के काम करे तो हमारे कवानीन तो बड़े मजबूत कवानीन हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल गौर करना की ज़रूरत है इस पर कि 191 मुल्कों में सिर्फ 20 मुल्क क्यों ईवीएम पे आए, और उन 20 मुल्कों में भी पार्शल होती है वोटिंग वहाँ पे, और 6 मुल्कों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। भुट्टो साहब का केस था, उनको हैंग किया, फिर जरदारी साहब ने अपने दौर में उस पर नजरसानी के लिए रब्ता किया। उस केस का क्या बना? मेरा तो पहला सवाल ये है। दूसरा मेरा शादिया मरी साहबा से ये सवाल है कि एक वजीर ने कहा कि कुट पड़ेगी, सियासी कुट पड़ेगी, क्या इस पर तहरीके इस्तेकाम बनती है या नहीं बनती? इस पर आप क्या? पहली बात तो ये जो आपने कहा भुट्टो शहीद के रेफरेंस पे, बिलाशुबा भुट्टो साहब का जो फैसला था वो हम तो उसको कहते ही जुडिशल मर्डर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन अल्टीमेटली जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि हमने प्रेशर के नीचे वो फैसला दिया था। तो वो उस बात को जो हम कहते थे जुडिशल मर्डर है भुट्टो शहीद का, उसको मज़ीद तक़वियत भी मिली और उस पर एक तस्दीक की मोहर सब्त होगी। जनाब आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान आइन
कि आर्टिकल्स के तहत जो रेफरेंस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो ज़ेर इल्तवा है। हमारी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो 2010-11 में हमने फ़ाइल किया था। हमारी दरख्वास्त है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उस रेफरेंस को टेकअप किया जाए ताकि जो एक बदनुमा धब्बा उस वक्त की जुडिशरी पे लगा, जिसका एतराफ़ उस जुडिशरी उस बेंच के एक मेंबर ने किया, उसके बारे में कौम को आगाही मिल सके। देखिए, जो आपने सवाल किया है और इसके ऊपर यकीनन जब ये बात एक वफाकी वज़ीर असद उमर ने की थी तो उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी थे वो एक तो बहुत हैरान हुए और उन्हें बहुत यकीनन दुख हुआ इस बात का कि अब पीटीआई की हुकूमत इतनी गिरी हुई हरकतों पर आ गई है और इतने गिरे हुए ओछे बयान देने पर आ गई है कि अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए, कोई एहतजाज के लिए निकलेगा तो उसको कूटा जाएगा। और उसके बाद फिर वो कहते हैं जी मैंने सियासी कुट की बात की थी। तो देखिए, सियासी कुट तो वो है जो जॉइंट ऑपोजिशन ने इस सिलेक्टेड हुकूमत की है, और वो है, आपको याद है मार्च के महीने में जो नो कॉन्फिडेंस हो गया था सेनेट के इलेक्शन में इस हुकूमत के ऊपर, जिसके बाद इमरान खान की नींदें हराम हो गई थीं और फिर उसने कहा जी 16-17 पता नहीं चोर डाकू उसके अंदर ही से निकले थे और उन्हीं 16-17 बुरे लोगों से, बदतरीन लोगों से उसने दोबारा से अपने तई एक एतमाद का वोट ले लिया था। हालांकि वो तरीका भी गलत था और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये तरीका जो है ये एतमाद का वोट लेने का बनता नहीं है, लेकिन चूंकि वो इतनी बुरी मार खा चुका था और इतनी बुरी सियासी कुट उसको पड़ चुकी थी और यही सियासी कुट आपने देखा कि उनको फिर ख्वाबों में आने लगी, लिहाजा 2-3 रोज़ कबल जो उन्होंने जॉइंट सेशन, बल्कि पिछले हफ्ते जो उन्होंने फिर से जॉइंट सेशन बुलाकर उसे मौखर किया, तो वही सियासी कुट उनके ख्वाबों में फिर आ गई थी। तो सियासी कुट इनको पड़ रही है, लेकिन ये असद उमर आपको दूसरी कुट से डरा रहा था। और इसको मैं ये बता दूं इस शख्स को कि इस मुल्क में जो जमहूरी पसंद लोग हैं, चाहे वो सियासी हों या मीडिया के लोग हों, वो बड़े बड़े डिक्टेटरों से नहीं घबराए। तो ये शख्स हमें क्या डराएगा और या क्या धमकी देगा। जहाँ तक एक भाई ने बात की थी ईवीएम की, देखिए दुनिया के जो डेमोक्रेसी जो खुद को कहते हैं 167 ममालिक, उसमें सिर्फ 6 ममालिक ऐसे हैं जो मशीन पे वो इलेक्शन कराते हैं। 9 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मशीन्स को शुरू किया और फिर खुद ख़त्म किया, जिसमें मैं आपको एक बेहतरीन मिसाल जर्मनी की दूंगी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट जर्मनी की जो थी उसने ईवीएम के खिलाफ फैसला दिया और उन्होंने कहा जो ईवीएम का इस्तेमाल है वो जर्मनी के आइन के खिलाफ है। तो ईवीएम इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ भी है। तो लिहाजा जब तक जो इदारा इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है वो इत्मीनान का इजहार नहीं करता तो बहस ही नहीं रहती, क्योंकि आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। ये मेरी जमात की या पीटीआई या उसकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की है। तो अगर इलेक्शन कमीशन 37 ऑब्जेक्शंस लगाता है तो सबसे पहले हमें देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्यों मुतमईन नहीं है, उसके इत्मीनान पर ही इन्हिसार करता है ईवीएम का इस्तेमाल। तो बहस रहती कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये फरमाएं कि एक तो फवाद चौधरी ने जो गालियां दी थी इलेक्शन कमीशन को, आजम सवादी ने, आज फवाद चौधरी ने माफी मांगी है। कल कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर माउथ पीस हैं अपोजिशन के, आज कह रहे हैं कि मैं माउथ पीस हूँ काबीना और हुकूमत का। तो इस पर कमेंट क्या करेंगे? बुखारी साहब से सवाल ये है, बुखारी साहब अभी फर्क नसीब कह रहे हैं कि आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कानून साजी से मुताबिक जो कानून साजी इलेक्शन के हवाले से हो। तो ये ये आइन समझने की बात है कि आइन कौन समझता है और आइन के आर्टिकल्स को कौन बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकता है। लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन आइन में ये तो लिखा हुआ है कि इस मुल्क के इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना वो आइन के तहत ईसीपी की है, वो फ़रूक नसीम साहब की कैबिनेट की या उसके प्राइम मिनिस्टर की नहीं है।
जी देखिए, जहाँ तक फवाद चौधरी का आपने सवाल किया, मुझे तो अगर फवाद चौधरी इस काबीना का माउथ पीस है तो वो तो कई और काबीनाओं का भी माउथ पीस रहा है। तो फवाद चौधरी कभी किसी के ढोल पीटते हैं, कभी किसी की तारीफें करते हैं। आप उनके पुराने तमाम बयानात उठा के देख लें कि पीपल्स पार्टी से बेहतरीन जमात उन्हें कोई नहीं लगती थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बेहतरीन लीडर पाकिस्तान में कोई नहीं था, और इमरान खान के लिए उनके क्या तासुरात थे, क्या ख्यालात थे, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो इंसान के अपने उसूल और उसकी अपनी जो सियासी सोच है वो मैटर करती है। तो फवाद चौधरी साहब की सियासी सोच किसी को मुतासिर नहीं करती। उनका सियासी तजुर्बा जो है इस वक्त उन्होंने इतनी कलाबाजियाँ खा ली हैं कि आज वो किसी को भी मुतासिर, शायद वो खुद को भी मुतासिर ना करते हों। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है, आपने एक और लॉ मिनिस्टर का बात की जिक्र किया। वो लॉ मिनिस्टर हैं जो इस मुल्क से फरार, इस मुल्क से भागे हुए एक शख्स के लिए कहते थे कि वो इस मुल्क का नेल्सन मंडेला है, जिसका नाम भी आज हम नहीं ले रहे क्योंकि उस शख्स के ऊपर आज बैन लगा हुआ है पाकिस्तान के। यानी कि वो शख्स जिसको वो नेल्सन मंडेला कहता था, वो आज इस हुकूमत को लीगल एडवाइस दे रहा है। तो पहले तो मैं कहूँगी कि जो इनके एडवाइज़र्स हैं उनका दिमागी टेस्ट करा लें और फिर इनसे एडवाइस लें, क्योंकि इनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इनके एडवाइज़र्स ही इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आप बुखारी साहब, सर का इजलास है कल, जैसे आपने भी कहा, मैडम ने भी कहा कि सियासी लोग जो हैं वो अपने हाथ न कटवाएं। अब ऐसे लग रहा है कि इत्तेहादी जमातों को PTI ने राजी कर दिया है और मुश्तरका इजलास की समझी भी पार्लिमानी उमूर को भिजवा दी गई है, और ये इम्कान है कि शायद रात गए या कल सुबह इसका नोटिफिकेशन होगा। ये बताएं, अगर वो अपने नंबर पूरे करके आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं कि हमने लेजिस्लेशन हर सूरत करवा दी है, उस लेजिस्लेशन को अपोजिशन कैसे रोकेगी? क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो आप भी हैं और बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो इस पार्लियामान में भी नहीं है, लेकिन वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये इस हक तलफी को आप कैसे ख़त्म करेंगे? किस तरह से इस EVM का खुसूसी जो कानून है जो बनाया जा रहा है, जिसके जरिए क्रेडिट दिया जा रहा है, उसकी सामने आप बंद कैसे पाएंगे? सवाल देखिए, बुनियादी बात तो कानून साजी में जो पार्लियामान में है वो जो नंबर्स गेम है, लेकिन हम समझते हैं कि उनके पास अगर नंबर गेम्स पूरी होती तो पिछला इजलास ये मुलतवी न करते। और अभी भी जो आवाज़ें इनके ख़िलाफ़ इनकी पार्टी के अंदर मौजूद है और इनके जो अलाइज़ हैं उनकी भी है। पहला तो हमारी कोशिश होगी पार्लियामान के अंदर इनको डिफीट किया जाए, और अगर वो सक्सेस हो जाती है तो फिर उस कानून की वायरीज़ को हम ज़रूर चैलेंज करेंगे अदालतों में। एक छोटा सा ये बताइए आप, ये बड़ी बातें हो रही हैं 19 तारीख की, 19 तारीख से पहले हुकूमत ये सब कुछ करना चाहती है कि 19 का क्या चक्कर है? क्योंकि पार्लियामेंट में बड़ी गिनती गूंज रही है कि 19 से पहले एकदम हुकूमत मुलतवी करती है, फिर इजलास बुलाती है कि नहीं 19 से पहले करना है। 19 को क्या है ऐसा, और कैसे देखते हैं कि चीज़ें खत्म होनी चाहिए वाली जो है ये बातें? मुझे तो 1900 से ये पता है कि 19 तारीख को चेयरमैन बिलावल KPK में जा रहे हैं और PTI की एक विकेट गिरेगी, तो हम तो 19 का हमें ये पता है। बाकी जो पार्लियामेंट के अंदर गूंज है 19 के बारे में, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। बल्कि 19 को एक और ज्वाइनिंग जो है वो MNA इमरान खटक के भाई अब्दुल रहमान खटक की भी हो रही है, तो 2 विकेटें हैं। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि दुनिया में जहाँ इलेक्शन होते हैं 20 मुल्कों ने इसको अडॉप्ट किया और 20 में भी 6 ऐसे हैं वो छोड़ गए हैं, 9 छोड़ गए, 6 में है अभी। तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया प्रोग्रेसिव नहीं है। देखिए, मैं आखिरी आपको कह दूं कि जिस मुल्क में इलेक्शन का अमला उठाया जाता हो, बैलेट बॉक्सेस उठा के फरार हुआ जाता हो, वहां पर इलेक्शन किसी मशीन से नहीं, पहले तो उस इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हो, बगैर किसी इंटरवेंशन के हो, उसके बाद आप फिर किसी और मशीन का जिक्र कर सकते हैं।